हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। वार सोमवार 17 मार्च। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। हरियाणवी गायक अमित सैनी के बेटे की सड़क हादसे में मौत। ट्यूशन से साथियों के साथ आ रहा था घर। रात 8 बजे ट्यूशन से साथियों के साथ घर आ रहा था। जीन चौक के नजदीक पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में दूसरा बेटा यमन घायल हो गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। हरियाणवी गायक अमित सैनी रोहतकिया के बेटे 11 वर्षीय मन्नत की शनिवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा यमन घायल हो गया है। हादसे के बाद पिकअप को मौके पर छोड़कर चालक फरार हो गया। पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। सुखपुरा चौकी के प्रभारी सन्नी ने जानकारी देते हुए गायब अमित सैनी का बेटा यमन और मन्नत हर रोज ट्यूशन पढ़ने जाते थे। जीन चौक की तरफ से ट्यूशन पढ़कर दोनों तीसरे साथी के साथ सुखपुरा चौक की तरफ स्कूटी पर सवार होकर घर आ रहे थे। जब वह जीन चौक से आगे पावर हाउस के नजदीक पहुंचे तो पीछे से पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी असंतुलित होकर गिर पड़ी। सिर में चोटें लगने से मन्नत गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि यमन को आंख के पास चोट आई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को कब्जे में ले लिया। पुरानी सब्जी मंडी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है, जो रोहतक का ही बताया जा रहा है। पीजीआई लगा जमावड़ा, रमेश बोहर भी पहुंचे। हादसे की सूचना पाकर काफी संख्या में लोग पीजीआई पहुंचे। साथ ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर ने भी परिवार को सांत्वना दी। रोहतक में पूर्व सीएम हुड्डा का बीजेपी पर हमला, बोले रोजगार देने। खेल खिलाड़ी में नंबर 1 राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार में अव्वल बना दिया। रोहतक के महम में रविवार को कांग्रेस की जन आक्रोश रैली हुई। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महम हल्के से कांग्रेस को 1 लाख वोटों से जीत दिलाएं, आपकी सरकार हम बनवा देंगे। शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी हिरासत में 8 अगस्त तक बढ़ी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर, कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम के खिलाफ 120, 20, 34, 406, 420, 467 समेत अनेक धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। क्या जानकारी सामने आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि रायपुर के आर्थिक अपराध शाखा ने महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120, 20, 34, 406, 420, 467, 468, 471 दर्ज किया है। भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। इस साल 1 जनवरी को एजेंसी ने मामले के संबंध में रायपुर पीएमएलए की एक विशेष अदालत की एक सप्लीमेंट्री शिकायत दायर की गई थी। मामला महादेव ऑनलाइन बुक पर प्रमोटरों से एक शुभम सोनी और असीम दास नामक ड्राइवर सहित 5 लोगों के खिलाफ दायर किया गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आर्थिक अपराध शाखा विभाग द्वारा दर्ज की गई इस एफआईआर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा पुलिस अधिकारियों और ओएसडी के भी नाम हैं। एफआईआर में जिन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है वे पहले से ही गिरफ्तार हैं या जांच के दायरे में हैं। अब तक कुल मिलाकर 1764.5 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त फ्रीज की जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि पैसों के बदले महादेव ऐप की अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में उच्च स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी थी। इससे पहले बुधवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में भी जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया कि शेयर बाजार में लगभग 1100 करोड़ का निवेश करने के लिए कई डम्मी खातों और फर्जी बैंक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच पूरी होने तक ईडी इन शेयरों को फ्रीज रखेगी।
इससे पहले बुधवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया कि शेयर बाजार में लगभग 1100 करोड़ का निवेश करने के लिए डम्मी खातों और फर्जी बैंक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच पूरी होने तक ईडी इन शेयरों को फ्रीज रखेगी। इससे पहले बुधवार को महादेव सट्टाबाजी ऐप मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया कि शेयर बाजार में लगभग 1100 करोड़ का निवेश करने के लिए कई डम्मी खाते और फर्जी बैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच पूरी होने तक ईडी ने इन शेयरों को फ्रीज रखा है। समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुपरस्टार एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होगा। बताया जा रहा है कि वे रेव पार्टी के मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम और गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए सफारदाबाद गांव में स्थित फार्म हाउस में ले जाया गया। एल्विश यादव का नाम सांप और जहर की सप्लाई में आया। आपको बता दें कि भाजपा सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने एफआईआर कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेक्टर 49 इलाके में रेड की थी। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस को मौके से 20 किलोमीटर स्नैक वेनम और 9 जहरीले सांप मिले थे। इनमें से 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मोहा सांप और 1 स्नैक समेल शामिल थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एल्विश यादव की पार्टी में वे सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। उसके बाद वे सेक्टर 49 कोतवाली पुलिस में एल्विश के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली थी। 6 दिन पहले गाजियाबाद में हुई थी एफआईआर। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव पर संकट के बादल घिरते जा रहे हैं। पहले यूट्यूब पर रेव पार्टी में सांप का जहर का प्रयोग करने का आरोप लगा था, जिसके बाद गुरुग्राम स्थित एक अन्य यूट्यूबर पीटने का प्रकरण सामने आया था। जिसके बाद अब एल्विश यादव की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वह पीएफ के कार्यकर्ताओं को धमका रहा है। इस मामले में पीएफए के कार्यकर्ता की तरफ से थाने में एल्विश यादव के विरुद्ध शिकायत की गई थी। यूट्यूबर एल्विश यादव ने पीपल फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी और न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े गौरव के साथ सौरभ गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी है। पीएफ कार्यकर्ता ने लगाया आरोप। सौरभ गुप्ता ने बताया कि यूट्यूबर एल्विश के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा, गुरुग्राम फार्म हाउस से बड़े कल्बों में कोबरा सांप और उनका जहर सप्लाई के आरोप में दर्ज हैं। हालांकि यूट्यूबर ने एक अन्य यूट्यूबर को कुछ गुंडों के साथ मिलकर बुरी तरह पीटा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले में एल्विश यादव पर गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज हो गया है। इसी पर वीडियो जारी कर एल्विश यादव ने सफाई दी। साथ ही जहर तस्करी मामले में पीएफ के पदाधिकारियों और घर से उठा लेने की, जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में लिखित शिकायत गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। भूपेश बघेल के खिलाफ केस दर्ज। जाने क्या है मामला। महादेव सट्टा ऐप केस पर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में करीब 6000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। यह केस ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल की बढ़ सकती है मुश्किलें। पूर्व सीएम के खिलाफ केस दर्ज। महादेव सट्टा ऐप घोटाले में कार्रवाई। ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया केस। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भूपेश बघेल के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने ईडी की सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में केस दर्ज किया गया है। ईडी महादेव सट्टा ऐप पर करीब 1 साल से कार्रवाई कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल का नाम सामने आया था। अब इस मामले में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि भूपेश बघेल को कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। लगभग 1 साल से अधिक समय से महादेव ऐप से जुड़े
धन संशोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है। महादेव ऐप के दो मुख्य प्रवर्तक छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। ईडी के अनुसार इस मामले में अपराध से अर्जित अनुमानित आय करीब 6,000 करोड़ रुपए है। मामले की जांच कर रही है ईडी। ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी के मामले की जांच कर रही है और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर 4 मार्च को यहां ईओडब्ल्यू पुलिस थाने में बघेल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघेल ऐप प्रवर्तकों रवि उपल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और अनिल कुमार अग्रवाल तथा अन्य 14 को प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि मामले में कुछ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों, विशेष कार्य अधिकारियों, ओएसडी और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई, जिसमें धारा 120 भी, धारा 420 और धारा 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के प्रावधान शामिल हैं। ईडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्राथमिकी में कहा गया है कि महादेव ऐप के प्रवर्तकों उपल, चंद्राकर, सोनी अग्रवाल ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए मंच बनाया और व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम के अलावा अन्य सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से सट्टेबाजी में संलिप्त हुए। हर महीने कमाए 450 करोड़ रुपए। प्राथमिक में दावा किया गया है कि कोविड-19 के कारण 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद प्रवर्तकों को ऐप से जुड़े पैनल संचालकों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से प्रति माह लगभग 450 करोड़ रुपए कमाए। प्राथमिकी के मुताबिक महादेव ऐप के प्रवर्तकों एवं पैनल संचालकों ने अवैध रूप से प्राप्त धन लेन देन के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खोले थे। इसके मुताबिक पैनल संचालकों ने विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में प्रवर्तकों का अवैध धन हस्तांतरित किया। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए महादेव ऐप के प्रवर्तकों के ने विभिन्न और प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को मोटी रकम दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव ऐप के मामले को लेकर बघेल पर निशाना साधा था। बघेल ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया था और संघीय एजेंसी पर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। इस मामले में ईडी अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में अब तक रायपुर की अदालत में 2 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें चंद्राकर और उपल के खिलाफ भी आरोप पत्र शामिल हैं। ईडी ने पूर्व में इस मामले के सिलसिले में कई बार छापेमारी भी की थी। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा जारी किया। राजनीतिक दलों ने इसी को सीलबंद लिफाफे में सौंपी थी जानकारी। चुनाव आयोग ने रविवार 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड पर मिली नई जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इससे पहले चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक किया था। इसमें कंपनियों द्वारा खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड और पार्टियों को इसके जरिए मिले चंदे का जिक्र था। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर जमा रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सार्वजनिक किया है। यह वह जानकारी है जो राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2019 के एक अंतरिम आदेश के बाद उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे के बारे में चुनाव आयोग को सौंपी थी। चुनाव आयोग ने इसे तत्कालीन कानून के हिसाब से गोपनीय रखते हुए सील्ड लिफाफे में रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने यह जानकारी अदालत को सौंप दी थी। अब 15 मार्च के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सील बंद लिफाफा चुनाव आयोग को वापस सौंप दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसे सार्वजनिक कर दिया। क्या कहना है चुनाव आयोग का, वो भी हम इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह डेटा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया था। चुनाव आयोग ने आज रविवार
अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में सील बंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ फिजिकल प्रतियां वापस कर दी हैं। भारत के चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा अपलोड कर दिया है। आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है। विपक्ष उठा रहा है सवाल। बता दें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सबसे बड़ी लूट की साजिश करार दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ने 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया था, जहां से इसे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। कोर्ट ने इसे अपलोड करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया था। डीएमके को लॉटरी किंग सेट्यूआंगो मार्टिन ने दिया 509 करोड़ का चंदा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ईसी ने नया डाटा जारी किया। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स के फाउंडर का नाम सेट्यूआंगो मार्टिन है, जिसे भारत लॉटरी का किंग भी कहा जाता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी शेयर कर दी है। राजनीतिक दलों ने बंद लिफाफे में ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंप दी थी, लेकिन तत्कालीन नियमों के चलते इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को 656.5 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। इसमें लॉटरी किंग सेट्यूआंगो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग 509 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने कुल 6,986.5 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। पार्टी ने 2019-20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए हैं। कांग्रेस ने 1,334 रुपए बॉन्ड कैश किए हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 1,334.35 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए हैं। इसके अलावा उड़ीसा की सत्ताधारी बीजेडी को 9,445 बॉन्ड जरिए मिले। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी डीटीपी को 181.35 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। कौन है लॉटरी किंग सेट्यूआंगो मार्टिन? लॉटरी किंग के नाम से मशहूर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स के फाउंडर का नाम सेट्यूआंगो मार्टिन है, जिसे भारत का लॉटरी किंग भी कहा जाता है। यह कंपनी अपनी देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में ऑपरेट कर रही है, जहां लॉटरी कानून तौर पर वैध है। फ्यूचर गेमिंग का कारोबार मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है। दक्षिण भारत में कंपनी मार्टिन कर्नाटक नामक सब्सिडियरी के माध्यम से काम करती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में मार्टिन सिक्किम लॉटरी सब्सिडियरी के जरिए चलती है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार वह अभी देश के 13 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। उसके पास 1,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी नागालैंड और सिक्किम में डियर लॉटरी की अकेली डिस्ट्रीब्यूटर है। हॉस्टल में नमाज पर गुजरात यूनिवर्सिटी में क्यों हुआ बवाल? पुलिस ने बताई ये वजह। विदेश मंत्रालय तक पहुंचा मामला। अब खबर विस्तार से। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 16 मार्च की रात को नमाज को लेकर हुए विवाद पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में लिप्त लोगों को पकड़ने के लिए 9 टीमों का गठन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल कैंपस के घटना पर विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस के एक हॉस्टल में बीती रात पथराव और तोड़फोड़ के मामले में विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में कल हिंसा की घटना हुई। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। झड़प में 2 विदेशी छात्र भी घायल हुए हैं। उनमें से एक को चिकित्सा उपचार के बाद अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के संपर्क में है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ बैठक के बाद अहमदाबाद पुलिस ने विवाद कैसे शुरू हुआ इसका खुलासा भी किया है।
गुजरात विश्वविद्यालय में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं और लगभग 75 विदेशी छात्र ए ब्लॉक हॉस्टल में रहते हैं। 16 मार्च की रात लगभग 10:30 बजे एक छात्रों का समूह नमाज पढ़ रहा था। लगभग 20-25 लोग आए और उनसे पूछा कि वे यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं और उन्हें इसे मस्जिद में पढ़ना चाहिए। उनके बीच बहस हुई, पथराव हुआ और लोगों ने उनके कमरों में तोड़फोड़ की। बाहर से आए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 20-25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बनाई 9 टीमें। जानकारी के लिए बता दें कि अहमदाबाद पुलिस ने आयुक्त GS मलिक के अनुसार 16 मार्च की रात करीब 10:30 बजे कुछ छात्र रमजान माह के चलते नमाज अदा कर रहे थे। इसी बीच 20 से 25 लोग आए और यह कहते हुए झगड़ने लगे कि यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए। इसके बाद हाथापाई हुई और यहाँ हॉस्टल के कमरे में भी तोड़फोड़ की गई है। मलिक ने कहा कि हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है, इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 DCP और उनके सहायकों की टीमें बनाई है, 4 क्राइम ब्रांच की टीमें बनाई गई है। इस प्रकार कुल 9 टीमें काम करेंगी। एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही हम जल्द ही उन सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। मलिक ने सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। चबूतरे पर पढ़ रहे थे नमाज। रमजान का महीना होने के कारण कुछ छात्र हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे थे। इसी बीच 20 से 25 लोग वहां आए और आपत्ति जताते हुए झगड़ा किया था। आरोप है कि इस दौरान एक छात्र विरोध कर रहे युवकों में एक को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई और फिर हॉस्टल में तोड़फोड़ की घटना हुई। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हॉस्टल कैंपस में जिस जगह पर छात्र नमाज पढ़ रहे थे वहां पर गणेश उत्सव का आयोजन होता है। आरोप है कि छात्रों ने इस चबूतरे की दीवार पर कुछ धार्मिक शब्द भी लिख दिया था। यह शब्द अरबी भाषा का बताया जा रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कब क्या हुआ? पुलिस का कहना है कि रात 11:51 पे कंट्रोल रूम पर कॉल आई और महज 5-6 मिनट में PCR वैन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हॉस्टल में तोड़फोड़ और पथराव से जुड़े तमाम साक्ष्यों के साथ दूसरे सबूत जुटाए हैं। इसी के आधार पर एक आरोपी की पहचान की गई है। पुलिस का कहना है कि वह एक संगठन से जुड़ा हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति नीरजा गुप्ता ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री के साथ हुई बैठक में वह भी मौजूद रही। बाद में वह पुलिस कमिश्नर GS मलिक के साथ घायल छात्रों को देखने के लिए ASVP अस्पताल में पहुंची। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम और अपराधियों के बीच एनकाउंटर। एक पुलिसकर्मी सहित पंजाब पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। राज्य के होशियारपुर जिले में CIA की टीम ने छापा मारने पहुंची थी। इसी दौरान अपराधियों की ओर से फायरिंग की गई जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। पंजाब में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच आए दिन मुठभेड़ की खबरें सामने आती हैं। ऐसी ही एक खबर रविवार को सामने आई। यहां होशियारपुर जिले के CIA टीम अवैध हथियारों की सूचना के बाद छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान बदमाशों की ओर से फायरिंग में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की CIA टीम को जानकारी मिली थी कि होशियारपुर के मुकेरिया गांव में राणा मंसूरपुर नाम के एक शख्स के पास अवैध हथियार हैं। जिसके बाद मुकेरिया में जब टीम पहुंची तो अपराधियों की ओर से फायरिंग की गई। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। छापेमारी के दौरान हुई इस फायरिंग में एक गोली CIA के एक कर्मचारी को लग गई। पुलिस कर्मी के सीने पर लगी गोली, जिसके बाद उसे तुरंत ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस प्रमुख घटनास्थल पर रवाना हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया। पंजाब पुलिस की रेड का एक छोटा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि क्रॉस फायरिंग के बाद पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम के जवान दौड़ भाग कर रहे हैं और आसपास के इलाके को पूरी तरह से CIA टीम ने घेर लिया है। कई उदाहरण हैं CAA पर। अमेरिका ने उठाया सवाल तो जयशंकर ने दिया जवाब, याद दिलाया इतिहास।
अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर हो रही आलोचना के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि इस कानून को विभाजन के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। इसके साथ उन्होंने रेखांकित किया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब कई देशों ने नागरिकता देने की प्रक्रिया को त्वरित किया। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर हो रही आलोचना के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा है कि इस कानून को विभाजन के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। इसके साथ उन्होंने रेखांकित किया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब कई देशों में नागरिकता देने की प्रक्रिया को त्वरित किया। दरअसल अमेरिका ने भारत के सीए लागू होने की प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह इसे लेकर चिंतित है और इसके कार्यान्वयन पर करीब से नजर रख रहा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब इस बारे में पूछा गया तो यह जवाब दिया। इतिहास के बारे में समझ पर सवाल। जयशंकर ने इंडिया टुडे कॉमनवेल्थ 2024 में सीए को लेकर सवाल कहा। देखिए, मैं उनके लोकतंत्र की खामियां या अन्य चीजों को, उनके सिद्धांतों या इसके अभाव पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं हमारे इतिहास के बारे में सवाल उठा रहा हूं। जब आप दुनिया के कई हिस्सों की टिप्पणियां सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो भारत विभाजन कभी हुआ ही नहीं और इसके परिणाम स्वरूप ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं जिसका समाधान सीए को करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए अगर आप किसी समस्या की बात करते हैं और उससे जुड़े सभी ऐतिहासिक संदर्भ हटा देते हैं तो मेरे भी सिद्धांत हैं और उनमें से एक सिद्धांत उन लोगों के प्रति दायित्व है जो विभाजन के दौरान निराश हुए। मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कल इस पर बहुत स्पष्ट रूप से बात की है। दुनिया में भरे पड़े हैं कई उदाहरण। जयशंकर ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या अन्य देश अन्य लोकतांत्रिक जातीयता आस्था सामाजिक विशेषताओं के आधार पर नागरिकता के मामलों में तेजी से आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है और मेरे लिए संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अमेरिकी धरती पर एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या की साजिश रचने के आरोप का सामना कर रहे हैं भारतीय नागरिक के मामले पर एस जयशंकर ने बताया कि भारत इससे से कैसे निपट रहा है। उन्होंने कहा, हाँ, अमेरिका ने हमारे साथ कुछ जानकारी साझा की है। इसमें से कुछ जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और कुछ नहीं। हमारी रुचि भी इस पर गौर करने में है क्योंकि हमें इसमें एक बहुत मजबूत संगठित अपराध का पहलू नजर आता है जो हमारी अपनी सुरक्षा पर भी असर डालता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि इसलिए जब हमें इसकी जानकारी से अवगत कराया गया तो हमने इस पर गौर करने के लिए सक्षम लोगों की एक उच्चाधिकारी प्राप्त करने समिति गठित करने का फैसला किया। कूटनीति और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, देखिए, मुझे विदेशी नीति को दुरुस्त करने के लिए भुगतान किया जाता है, न कि सोशल मीडिया को दुरुस्त करने के लिए। जयशंकर ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो सोशल मीडिया को कोई भी दुरुस्त नहीं कर सकता। टूट जाएगा भाजपा का गठबंधन, सीट शेयरिंग से नाराज हुई पार्टी, सुप्रीमो बोले फिर से बात करेंगे। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों के सामने एक तरफा जहां अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की चुनौती है तो दूसरी तरफ उन्हें अपने गठबंधन में शामिल छोटे दलों का भी पूरा ख्याल रखना है। हालांकि सभी राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं इसी बीच बिहार में एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा खुश नहीं है। बिहार में भाजपा की तरफ से गठबंधन में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एक ही सीट दिए जाने की बात सामने आई है कि माने तो इससे उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट नहीं है। उन्हें इसके साथ ही 3 और सीट चाहिए जिसमें सिवान, सीतामढ़ी और जहानाबाद शामिल है। वो बहुत पहले ही कह चुके थे कि 2014 में उनकी पार्टी आरएलएसपी 3 सीटें एनडीए गठबंधन में होने के कारण मिली थी। अब नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को उससे कम सीट में बनेगी भी नहीं। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह भाजपा आलाकमान से इस बारे में बात करेंगे।
शनिवार को अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद के साथ वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने गए। जेपी नड्डा से मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी बातों को रखा, उनसे सीट बढ़ाने की मांग की, पर सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को कोई आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ उनकी बातें सुनी गई। हालांकि इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का अलग ही तर्क है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उपेंद्र कुशवाहा व उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही, बातचीत सकारात्मक हुई है। भाजपा के साथ अभी एक राउंड की बात होनी बाकी है, वो भी जल्द ही होगी। शनिवार को अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद के साथ वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने गए थे। जेपी नड्डा से मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी बातों को रखा, उनसे सीट बढ़ाने की मांग पर सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को कोई आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ उनकी बातें सुनी गई। हालांकि इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का अलग ही तर्क है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उपेंद्र कुशवाहा उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही, बातचीत सकारात्मक हुई है। भाजपा के साथ अभी एक राउंड की बात होनी बाकी है, वो भी जल्द होगी। बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का गणित गठबंधन में जेडीयू की वापसी से बिगड़ा है। पिछले साल जब अपनी नई पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हुए थे, तब से उन्हें कुछ ठीक लग रहा था। वो अब उनकी पार्टी आश्वस्त थी, उनकी मांग को भाजपा मान लेगी, लोकसभा की 3 या उससे अधिक सीटें उन्हें मिल जाएंगी। मगर एनडीए में वापसी के साथ नीतीश कुमार ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के तर्ज पर जेडीयू 16 सीटें आगे ही लेगी, जबकि खुद भाजपा 17 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बाकी 7 सीटों में पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जपा, चिराग पासवान की लोक जपा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी हम के बीच बांटने की तैयारी है। चरखीदादरी के चिड़िया रोड कपूरी पर स्थित ओपी इंडस्ट्रीज में आज सुबह अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम व पुलिस विभाग ने बड़ी मशक्कत से कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के लिए बता दें कि चिड़िया रोड पर ओपी इंडस्ट्रीज में सुबह लगभग 11 बजे अचानक आग लगने से कई लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ओपी इंडस्ट्रीज के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि उनकी चिड़िया रोड पर कपूरी पर ओपी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री में कपास की जिनिंग का कार्य करते हैं और 16 तारीख को वार शनिवार को सुबह लगभग 11 बजे अचानक फैक्ट्री से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। आग की लपटें दूर तक फैल गई हैं। फैक्ट्री में स्थित कर्मचारी वीरेंद्र सिंह आग लगने की जानकारी दी है। हमने तुरंत दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। फैक्ट्री में स्थित सभी कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए बड़ी मशक्कत की, लेकिन फैक्ट्री में आग पूरी तरह फैल गई। मौके पर दमकल विभाग व पुलिस विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए बड़ी मेहनत की। लगभग 5-6 घंटे आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री का शेड, प्रेस मशीन, कैबिन, प्रेस बेल्ट, जिनिक बेल्ट, फ्रेम, मोटर, मशीन, केबल, रुई लूज, रुई गांठ, कपास बिनोला, रुई कपास की पलियां, जिनिंग मशीन, बेल क्लॉथ व बेल स्टीरस भयंकर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने से किसी भी मजदूर व कर्मचारी के साथ वारदात होने से बचाव हो गया। आग लगते ही काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोगों ने आग बुझाने में काफी मेहनत की। जैन मोहल्ला स्थित शीतलनाथ मंदिर जैन मंदिर परिसर में मूर्ति पूजक संघ तत्वाधान में 3 मंगल मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसमें तीर्थाति मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान 3 मूर्ति स्थापना विशेष रहा। इसके समांतर 19वां वार्षिक ध्वजारोहण महोत्सव भी आयोजित किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि रवि गर्ग बधवानिया ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि पार्षद कुलदीप सैनी, जैन समाज के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया व समर्थ चिन्ह भेंट भी किया। और कांग्रेस मनीषा सांगवान तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बेहतरीन और उम्दा खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।